नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे वंशागत के आणविक आधार चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि नीट, डी फार्मा, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के ग्रुप E1 के पेपर में देखने को मिलेंगे बायोलॉजी सेक्शन में, जहां पे आपको बायोलॉजी से 50% कहने का अर्थ है 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों के मध्य की दूरी होती है। ए ऑप्शन है 34 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है 20 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन है 3.4 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन नंबर डी है 340 एंगस्ट्रॉम। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों के मध्य की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आज की इस क्लास का आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रतिकूट, जिसको कि अंग्रेजी में एंटीकोडॉन कहा जाता है, यह पाया जाता है किसमें? ए ऑप्शन है एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, बी ऑप्शन है आरआरएनए में यानी कि राइबोसोमल आरएनए में, सी ऑप्शन है टीआरएनए में यानी कि ट्रांसफर आरएनए में और ऑप्शन डी है डीएनए में यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, टीआरएनए में एंटीकोडॉन प्रतिकूट पाया जाता है। बात करें टीआरएनए की तो इसका पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए होता है और ये स्मॉलेस्ट आरएनए टाइप होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है नॉनसेंस कोडॉन है। ए ऑप्शन है यूएए, बी ऑप्शन है यूजीए, सी ऑप्शन है यूएजी और डी ऑप्शन है ये सभी। उआ, उगा, उआग। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो भी दिए गए हैं तीनों विकल्पों में सभी ही नॉनसेंस कोडॉन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है डीएनए के दो क्षारक युगलों के मध्य की दूरी होती है। दोनों बेस पेयर्स के मध्य की दूरी कितनी होती है? ए ऑप्शन इज द 34 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है 3.3 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन है 3.4 एंगस्ट्रॉम और डी ऑप्शन है यहां पर आप सभी का 5.4 या 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो प्रश्न संख्या 3 के लिए राइट आंसर यहां पे प्रश्न संख्या 4 है और प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है डीएनए के दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी। चलिए भाई साहब आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है डीएनए में ग्वानिन किसके साथ युग्म बनाता है, पेयर बनाता है? ए ऑप्शन है यूरेसिल के साथ, बी ऑप्शन है साइटोसिन के साथ, सी ऑप्शन है एडेनिन के साथ या फिर डी ऑप्शन आप सभी का दिया गया है किसके साथ? थायमिन के साथ। तो यदि आप लोगों ने चारगाफ का रूल पढ़ा होगा, इरविन चारगाफ नाम के एक वैज्ञानिक ने रूल दिया था युग्मन को लेकर के डीएनए में बेस पेयर्स के, और उसी नियम को क्या कह दिया इनके नाम पर? चारगाफ का रूल कह दिए। चारगाफ के रूल के अनुसार एडेनिन जो है थायमिन के साथ बंध बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ और ग्वानिन जो है बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साइटोसिन के साथ। तो यहां पे आपका ग्वानिन पूछा गया है। यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा साइटोसिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। 6वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है जेड डीएनए का व्यास होता है, डायमीटर कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है 20 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन है 23 एंगस्ट्रॉम या फिर ऑप्शन डी है 34 एंगस्ट्रॉम। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 एंगस्ट्रॉम होता है जेड डीएनए का व्यास। चलिए भाई आते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है और अभी हमने चर्चा किया था आप सभी से इरविन चारगाफ के रूल के इसके बारे में। तो इरविन चारगाफ
चारगाफ ने डीएनए के बेस पेयर्स की बॉन्डिंग को लेकर के एक रूल दिया था, जिसको बाद में चारगाफ का रूल कहा गया, चारगाफ रूल कहा गया। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है, इरविन चारगाफ के अनुसार डीएनए पुष्टि करता है कि एडेनिन अपॉन थाइमीन इक्वल टू 1 होता है। बी ऑप्शन है, आरएनए के क्षारक अनुक्रम क्या है यह बताता है इरविन चारगाफ का रूल या फिर उसके रूल के अनुसार डीएनए। सी ऑप्शन दिया गया है, एडेनिन जो है बाइंड करता है थाइमीन के साथ जो कि इक्वल टू होता है ग्वानिन प्लस साइटोसिन के, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है, एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन प्लस थाइमीन इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच जो बंध बनता है वो 2 हाइड्रोजन बंध होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चारगाफ के रूल के अनुसार ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहां पर बनते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न संख्या मिटा है, देखिए यहां पे 7वां प्रश्न था। तो अब चर्चा करेंगे 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, एमआरएनए पर स्थित समाप्ति कोडान है, इसको आप लोग नॉनसेंस कोडान के नाम से भी जान सकते हैं। तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, तो इसमें उआ भी जो है, उआग भी है, यूजीए उगा भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूएए, यूएजी, यूजीए ये सभी क्या है, समाप्ति कोडान है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है भाई साहब, आनुवंशिक इकाई है क्या? गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जीन प्रारूप, जीन टाइप, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या फिर जीन। तो जीन को हम लोग क्या कह देते हैं, आनुवंशिक इकाई कह देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है। यहां पे पूछा गया है, डीएनए और आरएनए में समानता है, कैसे समानता है आपको बताना है। 4 विकल्प स्क्रीन पर है। ए ऑप्शन दिया गया है, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं, चेन्स हैं, या फिर बी ऑप्शन दिया गया है, दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है, या फिर सी ऑप्शन दिया गया है, दोनों एक समान पिरिमिडीन से युक्त होते हैं, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है, दोनों इकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होती हैं। तो यहां पर देखिए बात करेंगे डीएनए की, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में जो है राइबोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। अतः बी ऑप्शन आपका यहां पर गलत हो गया। अब देखिए डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए डीएनए में जो है थाइमीन, आरएनए में जो है यूरेसिल पाया जाता है, तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अतः ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। डीएनए और आरएनए में समानता यही है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। इसी तरह से जब आप थोड़ा सा रिसर्च करके स्टडी करेंगे तो आपके ऑप्शंस करेक्ट होते चले जाएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, टीवी में एंकर बोलता है आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, तो आपको सीधे लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 पूछना चाहता है आपसे, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, या कह लीजिए एमआरएनए का निर्माण होता है, केंद्रक में होता है भाई साहब, या फिर राइबोसोम्स में होता है, या फिर गोल्जी काय में होता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका, अगर हिंदी में लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहां हो जाता है, केंद्रक में होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, न्यूक्लियस में। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 आप सभी के स्क्रीन पर है। यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे और नोट कर लीजिएगा कॉपी में पेन के थ्रू, लेखनी से अपने जो है
लिपिबद्ध कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 12 है, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के सेगमेंट्स की पहचान करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये खंड दिया गया डीएनए का है, या खंड दिया गया है तो प्रोटीन का है, या फिर खंड दिया गया है तो वो आरएनए का है। तो उसके लिए टेक्निक आती है ब्लॉटिंग की। तो ब्लॉटिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑप्शन ए दिया गया है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, बी ऑप्शन दिया गया है सदर्न ब्लॉटिंग, सी ऑप्शन दिया गया है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी से। तो ये जो प्रश्न संख्या 12 है, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदर्न ब्लॉटिंग की तकनीक से हम डीएनए के खंडों की पहचान करते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला रट लीजिएगा भाई लोग, आप लोग क्या स्नो ड्रॉप रट लीजिएगा, ठीक है, स्नो ड्रॉप। तो स्नो ड्रॉप में आप कैसे समझेंगे कि यस से होता है साउदर्न ब्लॉटिंग या सदर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक से हम डीएनए को पहचानते हैं, स्टडी करते हैं। एन से होता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से हम लोग आरएनए का पहचानते हैं। ओ से ओ का कोई मतलब नहीं। डब्ल्यू से होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और पी से होता है प्रोटीन। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक से हम लोग किसके स्टडी करते हैं, किसको पहचानते हैं, प्रोटीनिया को पहचानते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका प्रोटीन वाला हो जाएगा। तो स्नो ड्रॉप रट लीजिएगा, ऐसे ही बहुत ही अच्छा ट्रिक है, क्या स्नो ड्रॉप, ठीक है, बर्फ देखिए पिघल करके गिरता है ना, तो स्नो ड्रॉप हो गया। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड उपस्थित है किसमें, एडीपी में, एटीपी में, सीएएमपी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम यहां इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कई बार इसका हम रिपीट कर चुके हैं फुल फॉर्म, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में इसको जरूर देखिएगा। तो फास्फोडाइएस्टर बंध किसमें उपस्थित है, सीएएमपी में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पूछा गया है आरएनए अणु में, आरएनए मॉलिक्यूल्स में थायमीन का विस्थापन होता है। आपको पता है कि आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है, तो थायमीन की जगह पर क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह विकास चैप्टर से लिया गया है, इवोल्यूशन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न संख्या पहला से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या पहला स्क्रीन पर है, आदि वायुमंडल में उपस्थित था। सबसे पहले जो वातावरण बना, वायुमंडल जो बना, बायोस्फीयर जो बना, उसमें क्या उपस्थित था। ए विकल्प है ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन, जल। बी विकल्प है हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सी विकल्प है हाइड्रोजन, जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया। डी विकल्प है ऑक्सीजन, मीथेन, जल तथा कॉपर। तो देखिए जिस विकल्प में आपको ऑक्सीजन दिख जाए तो वो विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आदि वायुमंडल में उपस्थित नहीं था, तो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आदि वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। तो देखिएगा यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है, ऑप्शन डी, तो इसलिए ये प्रश्न आपका गलत, ये विकल्प आपका गलत हो गया। उसके बाद ए ऑप्शन देखिए, इसमें भी ऑक्सीजन दिया गया है, ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन कौन सा, हाइड्रोजन, जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया बचा, और बी बचा हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो आदि वायुमंडल था, अर्ली बायोस्फीयर जो बना था, उसमें भाई हाइड्रोजन पाया गया, जल वाष्प पाया गया, मीथेन पाया गया और अमोनिया पाया गया। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी आदि वायुमंडल में उपस्थित नहीं था। देखिए जो प्रश्न मैंने पहले बताया वही प्रश्न आपको प्रश्न के रूप में मिल गया। जीवन की उत्पत्ति के समय स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी, क्या अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, या फिर डी विकल्प है आपका क्या ऑक्सीजन। तो स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, किंतु जल वाष्प के रूप में आपका देखिए यहां पर समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि अमीनो अम्लों का निर्माण CH4 माने मीथेन, H2, उसके बाद जलवाष्प तथा NH3 अमोनिया से हुआ था। कोई वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कर दिया कि जो अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड
एसिड्स हैं इनका फॉर्मेशन जो है CH4H2 जल वाष्प तथा NH3 अमोनिया से हुआ था। तो वो वैज्ञानिक कौन थे? ओपैरिन थे, AI ओपैरिन थे, या फिर स्टैनली मिलर नाम के साइंटिस्ट थे, या फिर लैमार्क बाबू थे, या फिर सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट थे। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा स्टैनली मिलर ने जो है सिद्ध कर दिया। देखिए स्टैनली मिलर ने सिद्ध कर दिया। अब हम लोग जब खाना बनाते हैं बर्तन में तो वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। तो स्टेनलेस से आप लोग याद रखिएगा खाना बनाना मतलब निर्माण। तो अमीनो अम्ल के निर्माण को किसने सिद्ध कर दिया? स्टील वाले बर्तन ने। तो स्टैनली मिलर इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, भूलेगा नहीं कभी आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? ठीक है, जल में हुई, वायु में हुई, मृदा में हुई, या फिर पर्वत में हुई? तो जीवन की उत्पत्ति ऑब्वियसली आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जल में हुई थी सबसे पहले। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, हेकल के बायोजेनेटिक सिद्धांत के अनुसार एक वैज्ञानिक आए हेकल, जिन्होंने क्या दिया? बायोजेनेटिक सिद्धांत दिया, बायोजेनेटिक थ्योरी प्रपोज किया। तो उस सिद्धांत के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो बायोजेनेटिक सिद्धांत के अनुसार क्या जर्म प्लाज्म जो है अमर होता है, या फिर प्रत्येक जीव की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित जीव से ही होती है, या फिर भ्रूणीय परिवर्धन के समय जीवधारी पूर्वज इतिहास को दोहराता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 5 के लिए बायोजेनेटिक थ्योरी के अनुसार यह कहा गया कि भ्रूणीय परिवर्धन के समय जीवधारी जो है वो पूर्वज इतिहास को दोहराते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 6वें प्रश्न पर। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को ले लीजिए जहां पे बायोलॉजी पूछी जाती है, समजात समरूप अंग से प्रश्न जरूर आता है। तो यहां पे देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में समजात अंग कौन कौन से हैं? अब समजात अंग किसे कहते हैं, समरूप अंग किसे कहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो यहां पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन है मनुष्य, बंदर, कंगारू के हाथ, बी ऑप्शन है कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख, सी ऑप्शन है टिड्डा, घोड़ा, चमगादड़ के पैर, डी ऑप्शन है तिलचट्टा, मच्छर, मधुमक्खी के मुखांग। मुखांग माने मुख वाले अंग, जिसमें आंख, नाक, कान ये सब मुखांग होते हैं। तो 6वां प्रश्न देखिएगा, पूछा क्या गया है कि समजात अंग कौन कौन से हैं? तो मनुष्य, बंदर, बानर कह लीजिए, कंगारू के हाथ। तो ये क्या है? समजात अंग है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आप सभी का राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, मनुष्य के अवशेषी अंगों का समूह है, जो अंग अवशेष रह गए उनका समूह बताना है। ए ऑप्शन है पुच्छ, कशेरुकाएं, कृमि रूप परिशोषिका जिसको अपेंडिक्स कहते हैं आप लोग, कर्ण पल्लव पेशियां। तो प्रश्न संख्या 7वें के लिए हमको ए ऑप्शन ही दिख गया है सारा। देखिए मनुष्य में पूछ प्रकार का, देखिए कशेरुकाएं जो है वो जब आप एनस के तरफ देखेंगे छू करके तो वहां पे आपको फील होगा। उसके बाद कृमि रूप परिशोषिका जो है अपेंडिक्स है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाया गया है। कर्ण पल्लव पेशिका, पेशियां जो है ये भी अवशेषी अंगों का समूह है, अतः ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जबकि बी विकल्प देखिए तो बाल आपका अवशेषी अंग नहीं, फुल बिल्कुल जमता है अच्छे तरीके से। कुछ लोग बिल्कुल सब लड़की जैसा बाल रखा लेते हैं ना, तो तरह तरह के बाल वाला स्टाइल रखा लेते हैं, तो यहां से आप समझ सकते हैं। अक्ल, दाढ़ और पटेला भी देख लीजिए, यह भी आपका जो है अवशेषी अंग नहीं है। बाल और कॉक्सिलिया तथा क्रीम रूप परिशोषिका, तो इसमें भी बाल आ गया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ए ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 8वें नंबर का, जीवाश्मों फॉसिल्स की आयु निर्धारित की जाती है स्तरीय युग से, दूसरे जीवधारियों की उपस्थिति से, उपस्थित कैल्शियम की अवशिष्ट मात्रा से, या फिर रेडियो एक्टिव कार्बन अंश से। तो जब भी बात आएगी जीवाश्मों के आयु निर्धारण की, तब हम बात करेंगे कार्बन डेटिंग की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रेडियो एक्टिव कार्बन अंश से हम क्या पहचानते हैं कि फलाना जीवाश्म कितने साल का है, कितने उम्र का है। जबकि मनुष्य में क्या आधार कार्ड देखते हैं ना, या पूछते फिरते हैं कि कितने साल के हो बाबू। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, पूछा गया है कौन से भूवैज्ञानिक काल को सरीसृपों का युग कहा जाता है? सरीसृपों का युग कौन से वैज्ञानिक काल को कहा जाता है? तो 4 वैज्ञानिक काल आप सभी के स्क्रीन पर है, बल्कि ये भूवैज्ञानिक काल हैं। तो कौन से भूवैज्ञानिक काल को सरीसृपों का युग कहा जाता है? पहला है प्रोटीरोजोइक, बी ऑप्शन है मीसोजोइक, सी ऑप्शन है कार्बोनिफेरस, और डी ऑप्शन है क्रिस्टेशियस। तो प्रश्न संख्या 9 के लिए आपका ऑप्शन बी मीसोजोइक
प्रतीक को कहा जाता है? अगला प्रश्न 10वें नंबर का, जैव विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, कोई चीज हुई है, घटना कोई घटित हुई है, तो उसका प्रमाण भी चाहिए ना, कि कैसे आप पता पाएंगे कि यहाँ ये घटना घटित हुई कि नहीं हुई। तो जब जैव विकास हुआ तो उसके लिए सबसे अधिक ठोस प्रमाण कैसे आपको मिला? जीवाश्मों से मिला, अवशोषी अंगों से मिला, तुलनात्मक संरचना से मिला, ठीक है, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर से, या फिर तुलनात्मक भ्रूणकी से मिला, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी से मिला। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जीवाश्मों से अधिक ठोस प्रमाण मिलते हैं। किसके? जैव विकास के। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है भाई। प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया था। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट कोई थ्योरी दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दिया। ठीक है, जैसे सेल थ्योरी के बारे में आपसे पूछ ले, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया था। 4 वैज्ञानिक स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं। माल्थस पहले वैज्ञानिक, चार्ल्स डार्विन दूसरे वैज्ञानिक, लैमार्क तीसरे वैज्ञानिक और ह्यूगो डी ब्रीज चौथे वैज्ञानिक। और चारों वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना है इन चारों को। तो प्राकृतिक चयनवाद का मत किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी, डार्विन साहब ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इससे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर के प्रश्न पर आएंगे। 13 नंबर का प्रश्न और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। लैमार्क के अनुसार जैव विकास के संबंध में मुख्य कारक होता है, मेन फैक्टर कौन सा होता है? तो अंगों में वृद्धि की प्रवृत्ति तथा वातावरण का सीधा प्रभाव, या अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, या फिर डी विकल्प ये सभी। तो प्रश्न संख्या 12 ही स्क्रीन पर है। तो प्रश्न संख्या 12 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी आपके लिए मेन फैक्टर के रूप में काम करते हैं। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, यह भी जबरदस्त है। ये देखिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा होती है, उसमें पूछा गया प्रश्न है। एलटी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है। नीट में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आपके पॉलिटेक्निक में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जब आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे। इसमें पूछा गया है, ह्यूगो डी ब्रीज एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो इन्होंने उत्परिवर्तनवाद दिया था, म्यूटेशन थ्योरी दिया था। तो म्यूटेशन थ्योरी जब दिया तो प्रयोग किस पर किया था इन्होंने? प्रश्न पूछा है, ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद के लिए अपने प्रयोग किए थे। 4 प्रकार की स्पीसीज जेनरा के साथ हैं। पहला है पाइजम सेटाइबम, दूसरा है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, सी ऑप्शन है एलेंथिया रोजिमा और डी ऑप्शन है आइनोथेरा लैमार्कियाना। तो इन्होंने 2 पादप को लिया था मुख्यतः, उसमें से इवनिंग प्रिमरोज था, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज, और दूसरा था आइनोथेरा लैमार्कियाना। तो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, तो आइनोथेरा लैमार्कियाना आप सभी के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई, कभी कभी वैज्ञानिक नाम इतने टफ हो जाते हैं कि बोल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब 2-4 बार बोलेंगे, प्रयास करेंगे तोड़ तोड़ करके आधा आधा, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आयनो, फिर पढ़ेंगे थेरा, उसके बाद पढ़ेंगे लैमार्क, फिर आना पढ़ेंगे, तो आयनोथेरा लैमार्कियाना, इस तरह से आप पढ़ पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए विकल्प आप सभी का यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए चलते हैं आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। यहां पे पूछा गया है, स्पेसिएशन होता है, जातीय उद्भवन होता है किसके द्वारा? पारिस्थितिक पृथक्करण द्वारा, या फिर भौगोलिक पृथक्करण द्वारा, या फिर सी ऑप्शन है जननिक पृथक्करण द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है कायिक पृथक्करण द्वारा, वेजिटेटिव आप समझ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर, स्पेसिएशन आपका जननिक पृथक्करण के द्वारा होता है। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न समझ में आपको आ गए होंगे। जो प्रश्न समझ में नहीं आया है उस प्रश्न के लिए भाई आप क्वेरी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां भी आप अपने कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में जब आप ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आपको कमेंट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगले क्लास में उस प्रश्न को और गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे, आपको उस स्तर तक ले जाएंगे जहां से आप समझना चाहते हैं। चूंकि परीक्षा सर पर है इसलिए प्रश्न उत्तर जितना आप सॉल्व कर लेंगे, एमसीक्यू जितना सॉल्व कर लेंगे, उतना आपके लिए लाभदायक होगा। अब अगर इस टाइम आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तब थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक
ठीक है। थ्योरी कब पढ़ी जाती है? जब एग्जाम में 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने समय होता है। लेकिन अब 10 दिन आपका समय बच रहा है, तो 10 दिन में आप थ्योरी ना ही पढ़ें तो अच्छा है। जितना पिछला नोट्स वगैरह बनाए हैं उतना कर आप लोग रिवीजन करिए, साथ ही साथ एमसीक्यू की क्लासेस को ज्वाइन किया करिए, सॉल्व किया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।